पाचन तंत्र को समझते हैं। पाचन तंत्र को समझने की जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है इसके चित्र या फिर डायग्राम को समझना। अगर इसका चित्र हमको समझ में आ जाता है और इसके सारे भागों को हम समझ सकते हैं तो उसके बाद इसका हम आराम से विस्तार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला भाग है इसका मुख। पाचन तंत्र का जो पहला अंग है वो है मुख। मुख का ही पहला काम होता है भोजन को अंतःग्रहण करना। फिर मुख में उपस्थित दांत, जिसको हम 4 श्रेणी में रखते हैं, 4 श्रेणी में विभाजित करते हैं, वो भोजन को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जीवा हमें भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है तथा भोजन को चिपचिपा बनाती है और भोजन को आगे धकेलती है ताकि वो भोजन जाए ग्रसनी में, और ग्रसनी से होते हुए भोजन जाता है ग्रसिका में और ग्रसिका से होते हुए आमाशय में जाता है। तो ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का काम किया ग्रसिका ने। तो ग्रसिका ग्रसनी और आमाशय को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है और ये क्रमाकुचन गति करती है। क्रमाकुचन गति। तो क्रमाकुचन अगर ये गति करेगी तो उस गति का क्या मतलब है कि ऐसी गति जिसमें सिकुड़ना और फैलना जुड़ा हो। तो ग्रसिका जो होती है, ये ट्यूब जो है, ये सिकुड़ती और फैलती है। अगर ये सिकुड़ेगी और फैलेगी तो भोजन ऊपर से नीचे की तरफ चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो भोजन जाता है आमाशय में और आमाशय का जो आकार है वो होता है जे आकार। आमाशय का आकार होता है जे, जो अंग्रेजी का अक्षर है जे, उस तरह का होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ मैं जे बनाऊं तो ये एक आमाशय बनता है। तो आमाशय के बाद भोजन जाता है ग्रहणी में और ग्रहणी के बाद अग्र शुद्रांश और फिर शुद्रांश। ये जो बीच में पूरा ये जो नली है ये है शुद्रांश। इस शुद्रांश को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला जो सबसे पहला भाग है वो ग्रहणी, फिर अग्र शुद्रांश और फिर शुद्रांश। तो आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है, ग्रहणी से अग्र शुद्रांश, फिर शुद्रांश में आता है। फिर उसके बाद जो और भोजन है उसका सबसे ज़्यादा पाचन है वो शुद्रांश या फिर छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत को ही शुद्रांश बोला जाता है। ये बस इनमें हिंदी भाषा में थोड़ा सा अंतर है, छोटी आंत बोल दो या फिर शुद्रांश कह दो, दोनों बात बराबर है। अब शुद्रांश से भोजन जाता है बड़ी आंत में। तो शुद्रांश और बड़ी आंत यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बड़ी आंत में भोजन जाता है शुद्रांश से होते हुए। अब बड़ी आंत में भोजन जाएगा और यहाँ से होते हुए जो अपशिष्ट है वो गुदा से या फिर मलाशय में इकट्ठा होके, क्योंकि भोजन के बाद पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वारा शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है हमारे भोजन की, मुख से लेकर गुदा द्वार तक या फिर गुदा तक। अब इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है उनका हम विस्तार से समझेंगे। ये तो हमने देख लिया कि इसका चित्र कैसे बनेगा और इसमें हमको कौन कौन से अंग को निर्देशित करना है। तो इसमें जो अंग प्रयुक्त होंगे हमारे पाचन में वो 2 तरह के चीज़ें होती है, एक तो होते हैं अंग और दूसरे होती है ग्रंथियाँ। तो अंगों की हम पहले बात करेंगे। तो अंग में पहला है मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इनको हमने चित्र में देख लिया। अब इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और जो ग्रंथियाँ होती है वो लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ और अग्नाशय ग्रंथियाँ। मुख की बात करें तो मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों के नाम हम देखें हैं तो पहला है कृतंग, दूसरा है रदनक, फिर अग्रचरणक, फिर चर्वणक। इसको याद कैसे रखेंगे कि जो हमारे दांत हैं उन दांत को अगर हम देखें तो कुल दांतों की संख्या होती है 32। कुल दांतों की संख्या होती है 32। अब 32 दांतों में जो आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं कृतंग। कृतंग का मतलब ही यही है, काटने का जो काम करे वो है कृतंग। ठीक है। और 6 माह की उम्र तक ये सबसे पहले निकलने वाले दांत है कृतंग।
तो जो नीचे के पहले 4 दांत है और ऊपर के 4 दांत है वो होते हैं कृतंग। उसके बाद कृतंग के बाद जो अगला दांत आता है वो आता है रदनक, और ये दोनों तरफ होगा, एक रदनक इधर और एक रदनक इधर। तो नीचे की तरफ 2 रदनक हो गए, तो ऊपर की तरफ भी 2 रदनक, तो टोटल रदनक कितने हो गए? 2 और 2 4 रदनक हो गए। 8 हो गए थे कृतंग, क्योंकि 4 नीचे 4 ऊपर, और 4 हो गए रदनक। अगर हम चर्वणक की बात करें तो अग्र चर्वणक की हम बात करें तो अग्र चर्वणक होते हैं 2 इधर 2 इधर, और अगर इतने ही ऊपर हुए तो कितने हो जाएंगे? कुल 8। ये हो गए 8। और अगर हम चर्वणक की बात करें तो चर्वणक होते हैं 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल कितने हो गए? 6, और 6 ही ऊपर होंगे, तो 6 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो कुल हो जाएंगे 12। तो ये हो गए 12। ठीक है। अब इनको अगर हम कुल जोड़ लें 8 + 4 + 8 + 12, तो ये कुल दांत हो जाएंगे 32। तो इस तरह से हमारे मुख में 32 दांत होते हैं, और ये समयावधि के अनुसार आते हैं। सबसे पहले आते हैं कृतंग, फिर रदनक, फिर अर्घ चर्वणक, और फिर सबसे अंत में चरणक दांत आते हैं। समझ में आता है? तो इस तरह से इनको हम विभाजित कर सकते हैं। अगला बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी के 3 भाग हैं, एक तो नासा ग्रसनी, एक है मुख ग्रसनी, और एक है अधोग्रसनी या फिर कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी तथा कंठ ग्रसनी। तो अगर पूछता है कि ग्रसनी के कितने भाग हैं, तो ग्रसनी के 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो जो हमारी जो नाक है जहाँ पे ग्रसनी से जुड़ती है उसको हम बोलते हैं नासा ग्रसनी, और जो मुख वाला भाग है जो ग्रसनी से जुड़ता है वो है मुख ग्रसनी, और जो कंठ वाला भाग है वो ग्रसनी से जुड़ता है तो उसे अधोग्रसनी या फिर कंठ ग्रसनी कहा जाता है। तो ये समझ में आना चाहिए कि ग्रसनी को 3 भाग नसा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी में बांटा गया है। अब ग्रसनी अगला भाग किससे जुड़ता है? ग्रास नली में। तो ग्रास नली को समझते हैं। तो ग्रास नली है ये ट्यूब जिसको ओइसोपेगस भी कहा जाता है। ओइसोपेगस अंग्रेजी शब्द है, पर कभी कभी इसको एज इट इज ऐसे का ऐसा ही हिंदी में प्रयुक्त कर लिया जाता है, ओइसोपेगस। तो ये भी ध्यान रखना। तो ग्रास नली का जो ऊपर वाला भाग है वो ग्रसनी से जुड़ा होता है। वहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ऊपर वाला भाग पे एक ढक्कन लगा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, और नीचे वाला भाग आमाशय से जुड़ा होता है, जो अंग्रेजी के जे अक्षर की संरचना है, जे अक्षर जैसी दिखने वाली संरचना है। और ग्रास नली कौन सी गति करती है? क्रमाकुचन गति। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को इस प्रकार की गति, क्रमाकुचन गति प्रदान करती है जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक फल्ला होता है जिसे हम घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस कहते हैं। ये हमने समझा, जो एपिग्लोटिस था ये ऊपर वाला ढक्कन है जो ग्रसनी से जुड़ा होता है। तो वही यहाँ पे लिखा होता है कि घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस कहलाता है। और क्रमाकुचन गति मैंने बता दिया कि ऐसी गति जो मान लो एक ट्यूब है, अब इस ट्यूब में ऊपर से नीचे खाना आ रहा है, तो ये ट्यूब फैलेगी फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी फिर सिकुड़ेगी। तो इसी गति को कहते हैं क्रमाकुचन गति, ताकि भोजन ऊपर से नीचे आराम से आ सके। उसके बाद भोजन गया क्रमाकुचन गति करते हुए, जो ग्रसिका थी उससे गया आमाशय में। तो आमाशय हमने पहले ही देख लिया कि जे आकार की संरचना है। अब इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसका सबसे पहला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है, वो है कार्डियक,
ये जो बीच वाला भाग है ये है फंडस वाला भाग, फंडिस वाला भाग, और जो ये सबसे इधर वाला भाग है ये है जठर निर्गम भाग। तीन भाग है, कार्डियक ये प्रथम भाग, मध्यम भाग फंडिस, और अंतिम भाग है जठर निर्गम भाग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्डिक, फंडिस, जठर निर्गम। अब इनके भागों को हम देखें तो बायां और बड़ा भाग जो है वो है कार्डियक। अब कार्डियक भाग क्या है, ये सबसे पहला वाला भाग है, तो किससे जुड़ेगा, ग्रसिका से। हमने देखा था बीच में आमाशय होता है, ऊपर से ग्रसिका जुड़ी होती है, और इधर से ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत जुड़ेगी। तो इधर वाला भाग है कार्डियक, कार्डियक वाला भाग है तो किससे जुड़ा है, ग्रसिका से। फंडिस वाला भाग बीच वाला भाग है, और जठर निर्गम भाग वाला है अंतिम अंग जो छोटी आंत से जुड़ेगा। तो इसको समझते हैं। तो कार्डियक में क्या लिखा है, ये बायां बड़ा भाग है जो ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। जठर निर्गम भाग ये आमाशय का दाहिना छोटा भाग है जो आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। और फंडिस वाला भाग क्या है, उपयुक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की संरचना को फंडिस कहते हैं। अगला देखते हैं अवरोधनी। अब क्या होता है कि जो हमारा आमाशय है, एक बार मैं फिर से चित्र दिखाता हूं, ये हमारा आमाशय, इसमें दो अवरोधनी लगी होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अवरोधनी का काम क्या होता है कि जो भोजन आता है उसको वापस नहीं जाने जाती, उसको वापस नहीं जाने देती। अगर नीचे प्रेशर बढ़ गया तो वापस भोजन ऊपर जा सकता है, तो ये उसको रोक लेती है, अवरोध कर लेती है, अवरोधनी की तरह काम करती है। तो उनको देखते हैं। तो पहला है ग्रास नली का अवरोधनी। ये ग्रसिका और आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय में अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। ठीक है, कि ग्रास नली और आमाशय को जोड़ती है, और जो आमाशय में जो भोजन है, जो अम्लीय भोजन हो गया, उसको वापस ग्रसनी में जाने से रोकेगी, वापस उल्टा जाने से रोकेगी। अगला है जठर निर्गमय अवरोधनी। इस अवरोधनी का काम क्या है कि आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है, और आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रण करती है। ठीक है, जो हमारा चित्र था वो इस तरह था। ये हमारा आमाशय समझ लो। इस आमाशय में इधर एक ट्यूब जुड़ी है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, इधर ये ट्यूब जुड़ेगी जिसको हम कहेंगे छोटी आंत। तो यहाँ पे जो अवरोधनी लगी होगी वो भोजन को वापस नहीं जाने देगी, और यहाँ पे जो अवरोधनी लगी होगी वो भी यहाँ पे भोजन का नियंत्रण करने में सहायक है। तो इस तरह से अवरोधनी काम करती है। तो भोजन आमाशय से अवरोधनी से होते हुए छोटी आंत में आ जाता है। अब छोटी आंत को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला भाग है ग्रहणी। ग्रहणी वाला भाग आमाशय से जुड़ा होता है, और ये सबसे पहला और सबसे छोटा भाग है। सबसे पहला और ये सबसे छोटा भाग है ग्रहणी। ठीक है, अगला भाग है अग्र शुद्रांश। अग्र शुद्रांश को समझते हैं। ये छोटी आंत का मध्य वाला भाग है, और ये ग्रहणी में पाचित आहार का में जो रस होता है उसका अवशोषण करता है। ये क्या करेगा कि जो हमारी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है एक तो, और मध्य भाग है, और इसमें भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। भोजन में जो भी पोषक पदार्थ है, जो भी हम चीज़ें, जो भी भोजन का पाचन हो रहा है और जो भी हमारे भोजन में पाचित पदार्थ है उसका जो रस है, जो ही हमारा पोषक पदार्थ है उसका अवशोषण करता है अग्र शुद्रांश। अग्र शुद्रांश। ठीक है, मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जिससे आंत्र कोशिका कहा जाता है। तो अग्र शुद्रांश में आंत्र कोशिका होती है, वो ही भोजन का अवशोषण करती है। और जो सबसे अंतिम भाग है वो है शुद्रांश। ये छोटी आंत का अंतिम भाग है और बड़ी आंत में खुलता है। ये भाग उन पोषक तत्वों, विशेष रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण करता है। तो
किन किन का अवशोषण करता है? जो अग्र शुद्रांश में अवशोषित नहीं हुए। सबसे पहले किस में आया था? ग्रहणी में, फिर अग्र शुद्रांश में, फिर शुद्रांश में। तो अग्र ग्रहणी का काम क्या है कि जो आमाशय का भोजन था उसको अग्र शुद्रांश में भेज दिया। अब अग्र शुद्रांश में जो आंत्र कोशिका है वो भोजन का अवशोषण करती है, और जो भी चीज का अवशोषण वहां नहीं हो पाता वो करती है शुद्रांश, जो छोटी आंत का या फिर छोटी आंत का या फिर आपने जो आंत है उसका अंतिम भाग है। और ये विशेष तरह किसका अवशोषण करती है? एक तो पित्त लवण का, या फिर बाइल सोल्ट, या फिर विटामिन का। तो ये हमारा छोटी आंत के 3 भाग थे, ग्रहणी, अग्र शुद्रांश और शुद्रांश। अब शुद्रांश किससे जुड़ जाएगा? बड़ी आंत से जुड़ जाएगा। अब बड़ी आंत से जुड़ने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। शुद्रांश आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत से बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। अब शुद्रांश में भी जो खाना बच गया, जिसका पाचन नहीं हुआ, उसका पाचन होगा बड़ी आंत में। और वो कौन सी क्रिया द्वारा होगा? वो जीवाणुओं द्वारा होगा, किण्वन क्रिया द्वारा। ये नाम याद रखना, किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया का क्या मतलब है कि जो भी जीवाणु होते हैं वो अपनी एक विशेष प्रकार की विधि द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उसका अवशोषण करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। अब बड़ी आंत में मुख्यतः क्या होता है कि जल और खनिजों का अवशोषण होता है और अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना इसका काम होता है। तो बड़ी आंत का हम काम क्या लिख सकते हैं कि शुद्रांश में जो अपचित भोजन है उसका किण्वन क्रिया द्वारा छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, उसके बाद जल और खनिज लवणों का अवशोषण होगा, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया उसको मल द्वार तक भेजा जाएगा। अब ये प्रक्रिया पूरी कैसे होती है उन भागों को समझते हैं जो इसमें जो ये काम करने में मदद करते हैं, बड़ी आंत के जो भाग हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से जुड़ गई। जुड़ने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम अपेंडिस्क कहते हैं। आपने नाम सुना होगा अपेंडिस्क, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मी रूप परिशेषिका। कर्मी रूप परिशेषिका, इसको हमारे शरीर में अपशिष्ट अंग माना जाता है क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता हमारे शरीर में, और ये बढ़ जाता है तो पेट दर्द करने लगता है और डॉक्टर इसको ऑपरेशन के जरिए काट के छोटा कर देता है या फिर निकाल देता है। तो कहते हैं कि किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, आपने अपने मोहल्ले में या फिर कहीं समाज में सुना होगा, तो वो यही होता है कृमि रूप परिशेषिका। तो इसका कोई काम नहीं होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो पहला भाग है बड़ी आंत का वो है अंधनाल। अंधनाल वाला भाग है जहाँ पे छोटी आंत इससे जुड़ी। अब अंधनाल से होते हुए जो अपशिष्ट पदार्थ या फिर जो अपचित भोजन है वो जाएगा बड़ी आंत में, और सबसे पहला भाग आएगा अगला आरोही वृहदंत्र। वृहदंत्र का मतलब है बड़ी आंत। उसके बाद जो अगला भाग आएगा वो अनुप्रस्थ वाला भाग आएगा। ये अनुप्रस्थ वाला भाग है बड़ी आंत का, जिसको अनुप्रस्थ वृहदंत्र कहा गया। फिर अगला आएगा अवरोही वृहदंत्र। उसके बाद अगला भाग आता है कौन सा? मलाशय, जहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इकट्ठा होता है। और फिर आता है गुदा। फिर गुदा द्वार से होते हुए जो भोजन है वो मल के रूप में हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है बड़ी आंत की। तो इसके भाग कौन कौन से हो गए? अंधनाल, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, मलाशय, गुदा। मैं दोबारा बताता हूँ। अंधनाल सबसे पहला भाग जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी, फिर आरोही वाला भाग, फिर अनुप्रस्थ, फिर अवरोही, फिर मलाशय, फिर गुदा। जो सबसे पहला भाग है अंधनाल वाला, ये भाग क्या है? शुद्रांश से जुड़ा होता है, और ये शुद्रांश से आने वाले पाचित भोजन का अवशोषण करता है। जो रस होता है भोजन में उसका अवशोषण करता है, और जो चीज़ें हैं जो और बच गया उसको आगे भेजता है।
ठीक है। और इससे एक छोटी सी लंबी आकार का अंग निकला रहता है जिसको हमने बोला कर्मीरूप परिशिष्टिका या फिर अपेंडिस्क कहा जाता है। अंग्रेजी में अपेंडिस्क या फिर कर्मीरूप परिशिष्टिका कहा जाता है। अगला भाग आया वृद्धांत्र। वृद्धांत्र की हम बात करें तो आहार नाल में बड़ी आंत का अर्धांत्र में आने वाला भाग वृद्धांत्र कहलाता है और ये उल्टे यू आकार के करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। इसको ऐसे समझो कि जैसे ये है तो यहाँ पे अंधनाल हो गया। अब अंधनाल के बाद ये जो पूरी लंबी है ये 3 मीटर लंबा 1.3 मीटर लंबा लगभग होता है ये। इस पूरे को हम वृहदंत्र या फिर बड़ी आंत कहते हैं और उस बड़ी आंत को इन्होंने आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, मलाशय ऐसे 3-4 भाग में बांट दिया। समझ में आया कि वृहदांत्र कहा और वृहदांत्र को इन्होंने 3-4 भाग में बांट दिया। वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है वृहदांत्र। अब उसको हम पहला भाग है उसका अवरोही, दूसरा है अनुप्रस्थ। इन सब की लंबाई अलग अलग है। जो आरोही वाला भाग है वो 15 सेंटीमीटर, जो अनुप्रस्थ वाला भाग है वो 50 सेंटीमीटर, जो अवरोही वाला भाग है वो 25 सेंटीमीटर और जो अंतिम भाग होता है वो सिग्माकार वृहदांत्र होता है जो 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इसको 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। एक तो आरोही, फिर अनुप्रस्थ, फिर अवरोही, फिर सिग्माकार। और जो अंतिम भाग है वो है मलाशय। मलाशय का काम क्या है कि ये अंतिम भाग है आहार नाल का और करीब और मलाशय गुदानवाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है।